कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 के अनुसार इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड इट्स अ फेडरल कंट्री। यहाँ पर आज 28 स्टेट्स हैं और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ पावर शेयर करता है अपना। इसके अलावा हमारे देश में 8 यूनियन टेरिटोरीज हैं। ये कौन कौन से हैं? दिल्ली है, अंडमान एंड निकोबार, चंडीगढ़, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी। इन सारे यूनियन टेरिटोरीज का हम लोग मैप में रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ये लद्दाख है, इसके साथ जम्मू एंड कश्मीर है, चंडीगढ़ है जो पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर मिलेगा, दोनों की स्टेट कैपिटल है, दिल्ली है जो नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया है, दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली है, लक्षद्वीप है, ये छोटे छोटे आइलैंड्स का एक ग्रुप है, पुडुचेरी है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। तो वो प्रॉपर मैप में पोजीशन देखो इनका। ये लद्दाख हुआ, नॉर्थ इंडिया का पार्ट है, जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन एंड दीव एंड दादर नागर हवेली गुजरात और मुंबई में मिलेगा आपको, लक्षद्वीप ये छोटे छोटे आइलैंड्स का ग्रुप है यहाँ पर दिख रहा है, और पुडुचेरी। देखो पुडुचेरी का केस अलग है। यहाँ पर ये पुडुचेरी फ्रेंच रूल में था पहले, जो 4 रीजन्स थे, माहे, कराईकल, यनम और पुडुचेरी। पुडुचेरी साइज में सबसे बड़ा है इन लोगों से। ये चारों एक साथ पुडुचेरी नाम से आज पुडुचेरी यूनियन टेरिटोरीज है। अंडमान एंड निकोबार है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 3 के अनुसार इंडियन गवर्नमेंट चाहे तो कोई नया स्टेट बना सकता है, उसके साइज को बढ़ा या घटा सकता है, उसके बाउंड्री को भी चेंज कर सकता है। उस समय हमारे देश का मैप ही रेडी नहीं था, लेकिन जो भी प्रोविंसेस उस समय हमारे देश में थी उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया था। उस समय 4 टाइप्स ऑफ स्टेट्स अवेलेबल थे हमारे देश में। पार्टी में उन स्टेट्स को रखा गया था जो ब्रिटिश इंडिया का प्रोविंसेस थे, जो डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नर के द्वारा मैनेज किए जा रहे थे उस समय। पार्ट बी में उन स्टेट्स को रखा गया था जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जिनका एक राजा होता था और वो राजा के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किए जा रहे थे। इनडायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के ही स्टेट्स थे। पार्ट सी में चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस को रखा गया था। 1874 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ शेड्यूल स्टेट्स घोषित किए थे और जिनका एक चीफ कमिश्नर होता था जो उनको मैनेज करता था, और इनको चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस भी कहा जाता था। उन स्टेट्स को पार्ट सी में रखा गया था। ये स्टेट्स काफ़ी कल्चरली अपने आसपास के स्टेट्स से अलग थे, इसलिए इनको एक स्पेशल कैटेगरी में रखा गया था। पार्ट डी में टेरिटोरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार को रखा गया था, तो पार्ट डी हुआ है। अब देखो, आफ्टर इंडिपेंडेंस अंग्रेजों ने एक शर्त रख दी थी इंडिया के सामने कि स्टेट चाहे तो आप पाकिस्तान को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंडिया को भी ज्वाइन कर सकते हैं और इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी और उन्होंने यूनिफिकेशन का काम शुरू किया इंडिया का। तो उस समय 565 रियासतें इंडिया में, सभी को इंडिया में मिलाने का काम इस कमेटी को दिया गया था और इस कमेटी ने बहुत ही अच्छा काम किया। 565 रियासतें हमारे देश में आई, कुछ को समझा बुझा कर लाया गया, कुछ को कुछ लालच दिए गए, कुछ को मिलिट्री के द्वारा लाया गया, लेकिन ये 565 रियासतें हमारे देश में सम्मिलित होने के लिए रेडी हो गई और बाद में इंडिया का एक प्रॉपर मैप रेडी हुआ। तो उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पास किया, दैट वाज स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। उस समय जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट और सी और पार्ट डी कैटेगरी में जो स्टेट थे उनको एक साथ मर्ज करके एक यूटीज बना दी गई, एंड दैट वाज डन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956। पार्ट सी और पार्ट डी मर्ज करने के बाद 1956 में टोटल 6 यूटीज बनाई गई। एक था अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और मिनी दीवी आइलैंड, अभी इसका नाम लक्षद्वीप है, दिल्ली, मणिपुर, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश। ये आपको 6 हुए यूनियन टेरिटरीज तो उस समय थे। अब 1954 में पुडुचेरी फ्रेंच के रूल से आज़ाद हुआ और इसको रिपब्लिक ऑफ इंडिया में मर्ज कर दिया गया। 1963 में इसको पार्शियल स्टेटहुड का दर्जा दे दिया गया था। पार्शियल स्टेटहुड होता क्या है मैं बताऊंगा वीडियो में आगे। अभी देखो 1961 में दमन एंड दीव और गोवा पोर्तुगीज से आज़ाद हुआ, इसको भी रिपब्लिक ऑफ इंडिया में मर्ज कर दिया गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि दमन एंड दीव साइज में बहुत छोटा था और गोवा साइज में काफ़ी बड़ा था दमन एंड दीव के कंपैरिजन में, और फाइनेंशियली और कल्चरली स्टेबल भी था। इसलिए इसको 1987 में प्रॉपर स्टेटहुड का दर्जा दे दिया गया। 2020 में दादर नागर हवेली और दमन एंड दीव को मर्ज कर दिया गया और एक यूटीज बनाई गई जिसका नाम हुआ दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। देखो दोनों के नाम के साथ एंड लगा दिया गया है, बहुत नाम सिंपल है, याद रखना है इसका, ठीक है, बड़ा है लेकिन सिंपल है, कंफ्यूजन नहीं होना, दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव हो जाएगा इसका। अब आते हैं जो हमारे 1956 स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जो यूटीज थी उनके साथ क्या हुआ, ठीक है। तो अर्ली 1970s थे, उनमें मणिपुर, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश एट 1956 यूटीज थी, उनको प्रॉपर स्टेटहुड का दर्जा दे दिया गया और आज स्टेट्स हैं उनके। और चंडीगढ़ को यूटी बना दी गई जो पंजाब और हरियाणा की
कैपिटल होगी। अब दिल्ली के साथ कुछ अलग ही केस है। दिल्ली पहले स्टेट था, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय दिल्ली एक स्टेट था। यहाँ पर 1952 में इलेक्शन भी हुए थे, चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव यहाँ का सीएम भी बनाए गए थे। लेकिन जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ 1956 में, तो इसका स्टेटहुड को छीन लिया गया और इसको यूटीज बना दी गई। लेकिन फिर 1991 में इसको पार्शियल स्टेटहुड का दर्जा दिया गया और वहाँ पर आज इलेक्शन होता है। यहाँ पर एक प्रॉपर सीएम भी होता है दिल्ली का। 2019 में देखो जम्मू एंड कश्मीर का एक प्रॉब्लम था आर्टिकल 370, इसको हटाया गया। उसके बाद कुछ सिक्योरिटी रीजंस और स्ट्रेटेजिक रीजंस के कारण जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास कर दिया गया और यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर को डिवाइड करके 2 यूटीज बनाई गई। एक हुआ था यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एक था यूटी ऑफ लद्दाख। अब यूनियन टेरिटरीज होती क्या है? ठीक है, कब से तो हम लोग यूनियन टेरिटरीज सुन रहे हैं, लेकिन यूनियन टेरिटरीज होती क्या है? देखो, यूनियन टेरिटरीज एक फेडरल टेरिटरी होती हैं जो डायरेक्ट यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मैनेज की जाती हैं। यूनियन गवर्नमेंट का एक एजेंट होता है जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा या एडमिनिस्ट्रेटर होगा, जो यहाँ पर संभालता है इस यूनियन टेरिटरीज का एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखता है। लेकिन एक्चुअली वो हेड ऑफ स्टेट नहीं होता यहाँ पर। पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर और दिल्ली में आज यहाँ पर एक पार्शियल स्टेटहुड का दर्जा दिया गया है। यहाँ प्रॉपर इलेक्शंस होते हैं, सीएम्स भी होते हैं। के बाद एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है यहाँ पर, जो सीएम के साथ मिलकर काम करता है और उसके अंडर में कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स दिए गए हैं। 2 टाइप के यूनियन टेरिटरीज है इंडिया में। एक है यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेचर, एक यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का मतलब होता है यहाँ पर इलेक्शन होता है, यहाँ पर हेड ऑफ स्टेट चुनने के लिए इलेक्शन होता है। यह है दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर और पुडुचेरी। यहाँ पर इलेक्शन के द्वारा सीएम होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक लेफ्टिनेंट गवर्नर दिया जाता है। यहाँ पर दोनों मिलकर काम करते हैं और दोनों चलाते हैं इसको। यूटीज होता है यूटी विदाउट लेजिस्लेचर, तो इसमें कौन से? अंडमान एंड निकोबार, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव, लद्दाख एंड लक्षद्वीप। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक एडमिनिस्ट्रेटर भेजा जाता है और ये मैनेज करते हैं। देखो, जहाँ जहाँ इलेक्शंस होते हैं, जहाँ जहाँ लेजिस्लेशन है जिस यूनियन टेरिटरीज में, वहाँ उन टेरिटरीज को राज्यसभा में सीटें दिए गई हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। जैसे कि आप दिल्ली को ले लो, जम्मू एंड कश्मीर और पुडुचेरी को ले लो, इनका राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन है। अभी देखते हैं कि इंडिया को यूनियन टेरिटरीज की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों स्टेट्स के होते हुए भी यूनियन टेरिटरीज को रखना पड़ता है इंडिया को। तो इसका मेन कारण है, इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत है और इसी डाइवर्सिटी के कारण समय समय पर स्टेट्स के बीच डिस्प्यूट होना आम बात होती है यहाँ पर। और साइज में भी इंडिया काफ़ी बड़ा है। इतने बड़े देश को चलाने के लिए सभी एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखने पड़ते हैं। जब राज्य की सीमाओं का निर्धारण की बात आती है तो ये समस्या और भी जटिल हो जाती है। किसी भी स्टेट्स को बंटवारा करने के पहले किस बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो इकोनॉमिकली, कल्चरली और जोग्राफिकली स्टेबल हो। तो यूनियन टेरिटरीज के साथ ऐसा नहीं है। इस सारे जो रीजन्स हैं वो साइज में काफ़ी छोटे हैं। अभी देखो, यूनियन टेरिटरीज जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में जिन स्टेट्स को यूनियन टेरिटरीज में रखा गया था, उनके साथ समस्या ये थी कि ये लोग इकोनॉमिकली, कल्चरली और जोग्राफिकली उतने स्टेबल नहीं थे और उनके जो कल्चर थे वो उनके आसपास के स्टेट्स से बिल्कुल ही मिलते जुलते नहीं थे और काफ़ी पॉलिटिकली अनस्टेबल थे। ऐसी सिचुएशन में इन लोगों को एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल था। इसलिए इनको सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में रखा गया। यूनियन टेरिटरीज को बनाने के पहले 4 एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखा गया था। एक था पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन, कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस और स्पेशल ट्रीटमेंट एंड केयर ऑफ द बैकवर्ड एंड ट्राइबल पीपल। अभी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन के समय दिल्ली और चंडीगढ़ इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। दिल्ली नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया है और चंडीगढ़ है कि 2 स्टेट्स का कैपिटल है, पंजाब और हरियाणा। सेकेंड था कल्चरली डिस्टिंक्टिवनेस, पुडुचेरी, दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। पुडुचेरी एक फ्रेंच कॉलोनी थी। अब इसके जो आसपास के रीजन्स हैं, एज फॉर एग्जांपल तमिलनाडु, यहाँ से इसका कल्चर बिल्कुल अलग है। आज भी यहाँ फ्रेंच भाषा बोली जाती है, फ्रेंच खान पान है, पूरा रहन सहन वैसा ही है। तो इनको उस तमिलनाडु के साथ मर्ज करना बिल्कुल सही डिसीजन नहीं होता, क्योंकि एक किसी की कल्चरल डाइवर्सिटी के साथ डिस्प्यूट से राइज हो जाएंगे वहाँ पर। ऐसे ही दादर नगर हवेली और दमन दीव के साथ ऐसा ही सिचुएशन है। यहाँ पर बहुत सारे ट्राइबल और जनजातियाँ रहती हैं और इसके साथ साथ इनका कल्चर बिल्कुल अलग है और इनके जो आसपास के स्टेट्स हैं उनसे इनका कल्चर बिल्कुल मिलता जुलता नहीं है, क्योंकि ये पोर्तुगीज कॉलोनी थी। इसी कारण से इनको आज भी सेपरेट इंटिटी रखा गया है। अब स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ले लो, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। अंडमान एंड निकोबार देश से बहुत दूर है और छोटे छोटे आइलैंड्स का ग्रुप है, तो स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप भी वही अंडमान निकोबार जैसा ही सिचुएशन है इसका। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख
370 हटाने के बाद ये स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो यहाँ पर इन सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, लद्दाख को आज यूनियन टेरिटोरीज का दर्जा दिया गया है। अब आते हैं फोर्थ, स्पेशल ट्रीटमेंट एंड केयर ऑफ बैकवर्ड एंड ट्राइबल पीपल। ये देखो, जब 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ था तो मणिपुर, त्रिपुरा, आज जो स्टेट्स हैं उनको यूटी में रखा गया था इसी एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए। स्पेशल ट्रीटमेंट एंड केयर ऑफ बैकवर्ड एंड ट्राइबल पीपल, यहाँ पर बहुत सारी जनजातियाँ और ट्राइबल लोग रहते हैं जिनके कल्चरल में बहुत ही विभिन्नता है, हमारे जो नॉर्मल स्टेट्स हैं उनसे बिल्कुल अलग है और उस समय उतना स्टेबल भी नहीं थे, इसलिए उनको यूटीज़ में रखा गया। बाद में इनको राज्य का दर्जा दिया गया